पहले तो ऑपरेशन करवाना मतलब या तो मर जाओ या तो फिर भगवान की दया से बच गए। पहले क्या करते थे कि एक ऑपरेशन में 6 लोग होते थे, 4 लोग होते थे, 2 हाथ पकड़ने के लिए और 2 पैर पकड़ने के लिए, और एक ऑपरेशन करने के लिए और एक मुंह पकड़ने के लिए, ताकि मरीज चिल्लाए ना। तो कई महिलाओं में ये कंप्लेंट रहती है कि जैसे उनका LSCS हो गया, सिजेरियन डिलीवरी होगी, तो उसके बाद कमर में दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है। क्या ये एनेस्थीसिया का ही साइड इफेक्ट्स होता है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हम बैक में लगाते तो हैं, बट वो हम हड्डियों के बीच में लगाते हैं। 9 महीने तक बच्चा रहता है पेट में, और कमर की जो स्पाइन है वो और टेढ़ी हो जाती है। तो सर्जरी के बाद पेशेंट कितनी देर बाद होश में आ जाते हैं? अगर ऑपरेशन रीजनल एनेस्थीसिया में है तो मरीज होश में ही रहता है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो ये कौन सी टेक्निक है? आजकल ये नई टेक्निक है, और जैसे उन्होंने वो स्टेंट डालने की कोशिश करी, माता जी का बीपी हो गया कोलैप्स और सांस बंद, और एकदम इमरजेंसी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए और इंट्यूबेट कर दिया। इस दिन मुझे पता चला कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ। LSCS में माता को सुन करने के बाद बच्चे की डिलीवरी 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि जो दवाइयाँ देते हैं, हम एनेस्थीसिया की दवाई देते हैं, वो माँ से बच्चे तक जा सकती है। जिंदा इंसान के शरीर पर चीरा मारना, खोपड़ी पर ड्रिल चलाकर खोपड़ी खोलना, टूटी हुई हड्डियों को उन्हें ठोक पीट कर जोड़ना, बॉडी से कोई ऑर्गन निकालना या फिर ट्रांसप्लांट करना, ये सब पॉसिबल होता है एनेस्थीसिया की मदद से। सर्जन तभी सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे जब पेशेंट बेहोश होगा, यानी कि उसे एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो आज के इस पॉडकास्ट का टॉपिक है एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम एनेस्थीसिया से रिलेटेड सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। तो आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं हमारे बीच एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव रुंगटा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका हेल्थ वाणी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार पॉडकास्ट में बैठ गए, पहली बार मैं बैठ रहा हूँ कैमरा के सामने। तो एनेस्थेटिक बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? एनेस्थेटिस्ट बनने के लिए पहले MBBS करना पड़ता है। MBBS के पहले प्री MBBS की एग्ज़ाम होती है, नीट एग्ज़ाम। MBBS करते हैं, बच्चे पास होते हैं, फिर हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट, मेडिसिन, सर्जरी, आँख के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट जो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं। मुझे 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 9 साल से मैं एनेस्थीसिया प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी जी। तो आपका इंटरेस्ट था इस फील्ड में पहले से ही? इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट मुझे ज़्यादा मेडिसिन में था। एनेस्थीसिया में क्या होता है, आधा मेडिसिन होता है और आधा सर्जरी होता है, तो एनेस्थेटिस्ट को दोनों पढ़ना पड़ता है। तो ये एक फ़ायदा होता है कि हम 2 दुनिया, अलग अलग दुनिया को एक साथ लेके चलते समझ सकते हैं। जी जी जी। मतलब एक MD जो करते हैं, फिजिशियन जो बनते हैं, वो भी पढ़ाई आपको करनी पड़ती है? फिजिशियन वाली पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे एनेस्थेटिस्ट का काम होता है एक सर्जरी के दौरान फिजिशियन का रोल, जो एक तरीके से सर्जरी करवा सके। तो एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के बारे में हमारी ऑडियंस काफ़ी कुछ जानना चाहती है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एनेस्थीसिया है क्या? एनेस्थीसिया होता है सर्जरी में दर्द दूर करने के लिए। एनेस्थीसिया में 3 चीज़ें होती है। एक होता है एनाल्जेसिया, जो हम बोलते हैं, जो होता है दर्द दूर करना। अच्छा। और एक होता है एमनीसिया बोलते हैं, जो होता है मेमोरी को दूर करना, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी। और एक होता है मसल रिलैक्सेशन या फिर पैरालिसिस, मसल पैरालिसिस, ताकि इस 3 चीज़ों से सर्जरी में मरीज को कोई तकलीफ ना हो शरीर के अंदर, और दर्द जो मेन है कि इंसान को दर्द ना हो, होश ना रहे। तो ये तीनों चीज़ें अप्लाई होती है? ये तीनों चीज़ें को इक्वली अप्लाई करके एक सर्जरी कराने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढा गया। एनेस्थीसिया मतलब सर्जरी को बहुत अच्छे तरीके से कैसे किया जाए जिससे मरीज को परेशानी ना हो और वो सेफली ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक दर्द दूर करना होता है, एक उसको बेहोशी चाहिए होती है, अनकॉन्शियसनेस, ताकि उसको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। जो हमारे सारे सेंसेस होते हैं, जो भी सारे 5 सेंसेस होते हैं, वो सारे सेंसेस के सेंसेशंस खत्म कर देने हैं। तो पहले से शुरू होता है, आंखों के सेंसेस जाते हैं, फिर कॉर्निया के जाते हैं, फिर आवाज़ नहीं निकलेगी, फिर सांस नहीं लेंगे, फिर पैरालिसिस हो जाता है। उसके बहुत सारे स्टेजेस हैं, ये मेडिकली फिर हम क्लिनिकली सीखते हैं। वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो एनेस्थीसिया का ये हिस्ट्री इसका क्या रहा है, मतलब इसकी शुरुआत कब हुई? जब एनेस्थीसिया मतलब नहीं था तो इससे पहले सर्जरीज कैसे होती थी? लोग पहले भी तो बीमार होते होंगे, पहले भी ऑपरेशन हुआ करते होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर्जरी तो काफ़ी समय से हो रही है, हज़ारों सालों से हो रही है। एनेस्थीसिया तो पिछले 200-300 साल से आया है। पहले तो ऑपरेशन करवाना मतलब
कि या तो मर जाओ या तो फिर भगवान की दया से बच गए। पर ऑपरेशन में ना इतना दर्द होता है। पहले क्या करते थे कि एक ऑपरेशन में 6 लोग होते थे, 4 लोग होते थे, 2 हाथ पकड़ने के लिए और 2 पैर पकड़ने के लिए, और एक ऑपरेशन करने के लिए और एक मुंह पकड़ने के लिए, ताकि मरीज चिल्लाए ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपनी व्यथा बताते थे कि हमें इतना तकलीफ हुआ ऑपरेशन के बाद। तो फिर धीरे धीरे लोगों में समझ आई और एनेस्थीसिया धीरे धीरे एडवांस होते होते अब एनेस्थीसिया का रोल बहुत सिग्निफिकेंट हो गया है। और एनेस्थीसिया अब तो बहुत डिवाइड हो गया है, सेपरेट हो गया अलग अलग फील्ड में। कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट, क्रिटिकल केयर, अलग अलग चीज़ों में फैल गया है। तो मतलब 4 लोगों ने पकड़ा और फिर चीरा मार दिया, पहले ये चलता था। चीरा मारा, चीरे के नीचे, स्किन के नीचे हड्डी, मसल्स, सब कुछ। पहले काटना कुटना ही ज़्यादा होता था कि लोग जाते थे बाहर तो उनके जानवरों से पैर कट गए या कुछ हो गया या चोट लग गई या गिर गए तो वो पैर काटने पड़ते हैं, क्योंकि इतनी बीमारियों की दवाइयाँ नहीं थी। तो ऑपरेशन करना पहले बहुत मुश्किल था। पर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि जब मरीज को दर्द ज़्यादा होता है तो उसका तकलीफ दूर करने के लिए पेन किलर जो है, उनके अलग अलग तरीके हैं। हिस्ट्री पहले WG मॉर्टन थे। अच्छा। तो उन्होंने ईथर डोम बनाया था एक। तो ईथर डोम में सबसे पहले सर्जरी करी थी उन्होंने। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ईथर डोम बना है, बहुत पुराने। अब ईथर यूज नहीं होता, वो एकदम शुरुआत थी एनेस्थीसिया की। तो वहाँ पे उन्होंने ईथर डोम में सबसे पहला ऑपरेशन दिखाया था पूरी दुनिया को, बेहोश करके ईथर डाल के। ईथर क्या होती है, गैस है, उससे नींद आ जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। और दूसरा फायदा क्या है कि वो दर्द नहीं होता उससे। तो उसी के लिए वो एनेस्थेटिक गैस है। और फिर धीरे धीरे एडवांसेस होने लगे। ईथर के बाद नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, फिर हम सुन करने के हमने ऑपरेशन निकाले ताकि सिर्फ सिलेक्टिव एरिया जहाँ ऑपरेशन होना है उतना ही जगह हम सुन करें। मतलब हाथ का करना है तो ओनली हाथ सुन करेंगे। अच्छा। पैर का करना है तो सिर्फ पैर सुन करेंगे। उंगली करना है तो सिर्फ उंगली सुन करेंगे। उस तरह से एडवांसेस हो गए। तो फिर वो ड्रग्स आते थे, कोकेन, लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं। तो कोकेन से शुरुआत हुई थी, जो आज एक ड्रग है, उससे शुरुआत हुई थी। उसको कमर में इंजेक्शन में, स्पाइनल इंजेक्शन जो बोलते हैं, उसको लगा के पहले बार स्पाइनल इंजेक्शन दिया गया था। वो फर्स्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर धीरे धीरे एडवांसेस, फिर नए नए दवाइयाँ। आज के ज़माने में तो काफ़ी एडवांस्ड है। तो एनेस्थीसिया कितने प्रकार से दिया जाता है, क्या कितने टाइप्स इसके होते हैं? एनेस्थीसिया के बेसिकली 2 प्रकार है। एक तो बेहोश करना जो हुआ जनरल एनेस्थीसिया, और एक होता है रीजनल एनेस्थीसिया। मतलब हम स्पेसिफिक पार्ट को ब्लॉक कर रहे हैं। हम यूज करते हैं नर्व ब्लॉक। जो नसें होती है, मेन काम दर्द दूर करना और पैरालिसिस है। तो सारे मसल्स में भी नर्व जाती है और नर्व से पेन जाता है, तो मसल का पैरालिसिस भी हो गया और पेन भी खत्म हो गया। तो उसके लिए हम सिलेक्टिव सुन करते हैं। उसमें एक होता है स्पाइनल इंजेक्शन, जो हम पेट से लेके नीचे के ऑपरेशन के लिए स्पाइन में, स्पाइनल कॉर्ड में लगाते हैं इंजेक्शन। वहां से नीचे की सारी जो नर्व्स निकलती है सारे पैरालाइज हो जाते हैं। और उसके ऊपर के हम या तो बेहोश करते हैं, हम सिलेक्टिव हाथ के ऑपरेशन कराने तो यहाँ सुन करना है। सब मरीजों के अकॉर्डिंग होता है। जिन मरीजों का हम ऑपरेशन सही से कर सके, जिनको कुछ बीमारियां है, उनके हिसाब से रिलेट करके। एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो ये मतलब बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे ये मतलब एक प्रकार से बेहोश कर देता है? बेहोशी का एक पूरा फिजियोलॉजी है। जैसे हम होश में रहते हैं, सोते हैं, सो के उठते हैं और हम बेहोशी देते हैं, तो उसमें स्टेजेस होते हैं एनेस्थीसिया के ना। 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं। जैसे पहला स्टेज हुआ जिसमें थोड़ी सी नींद आएगी और दर्द दूर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, दर्द नहीं होगा। सेकेंड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया होता है जिसमें एक्साइटमेंट होती है और दिमाग इधर उधर, क्योंकि वो ब्रेन में जाते हैं ड्रग्स, तो दिमाग इधर उधर कंफ्यूजन होता है, उसको कंफ्यूजन बोलते हैं। फिर आता है थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया, वो होता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। वो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया है जिसमें सर्जरी होती है। उसके भी 4 प्लेन्स ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं। वो सर्जिकल एनेस्थीसिया के पार्ट से दवाइयाँ। उसके बाद अगर हमने एनेस्थीसिया और दिया तो वो स्टेज आती है कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, जिसमें सांस नहीं लेता और धड़कन भी बंद हो सकती है। तो ये 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, रिस्की है, इसलिए बहुत ट्रेनिंग होती है। जी। तो बहुत संभल के ऑपरेशन करना पड़ता है। जी। तो जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे कि मतलब लाइक एज है या बच्चा है या वो कोई पैरामीटर कंप्लीट नहीं करता है, तो ऐसा कुछ है? एनेस्थीसिया के लिए क्राइटेरिया होती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने क्राइटेरिया बनाया है हर एक इंसान के हर एक ऑपरेशन के लिए। उसके 6 होते हैं, 6 स्टेजेस। फर्स्ट ऐसे ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
6 तक पहुँचते पहुँचते ब्रेन डेड, जिनका ना सिर्फ ट्रांसप्लांट करना होता है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है, ब्रेन डेड मरीज होते हैं, उनके लिए होता है। बाकी ये ग्रेडिंग है कि कितनी बीमारियां है। ASA1 जो होता है वो होता है हेल्दी पेशेंट, जो एकदम तंदुरुस्त है, तो कोई बीमारियां नहीं है, वो ASA1, तो उसको सबसे कम रिस्क होगा। और जो ASA2, 3, 4, 5 तक आएंगे उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होगा, उनमें बीमारियां बढ़ती जाती है। बीमारियों में क्या क्या होता है? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग के वजह से COPD बोलते हैं, जो लंग डिजीज, और MI और स्ट्रोक, इनमें रिस्क रहता है। इनमें रिस्क रहता है लोगों को। और सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बीमारियां होती है, किडनी का एंड स्टेज रीनल डिजीज या लिवर फेलियर, अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, इन सब चीज़ों, सब कुछ लाइफस्टाइल की बीमारियां उसके ऊपर जो बने हैं, उसकी ग्रेडिंग करी है, उसके हिसाब से उनका रिस्क बताया जाएगा। इन मरीजों को रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, जिन जो नीचे के ग्रेड्स में है, ऑपरेशन कराने में इनका खतरे का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अगर हम परसेंटेज में बात करें तो सर्जरी के जो रिस्क होते हैं वो 1% से भी कम होते हैं। किसी मरीज को कोई खतरा होने का, कोई कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा यूजुअली 1% से कम ही होता है किसी को भी। बट जैसे जैसे ये स्टेजेस बढ़ते हैं, जैसे जैसे लोगों को कोमॉर्बिडिटीज बोलते हैं, जो ऊपर से बीमारी अपने आप लेके आए, लाइफस्टाइल जो हम तंदुरुस्त नहीं रह रहे उस वजह से, उस वजह से हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और तो लाइक जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो वो पहले वो प्रॉब्लम को करेक्ट करेगा, वो दवाइयाँ देखेंगे, हार्ट का हम कंडीशन देखते हैं कि हार्ट सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, और ये हार्ट या जो भी ऑर्गन या जो भी बीमारियां है, उस बीमारी के इलाज के साथ वो ऑपरेशन में उसको कोई खतरा होगा कि नहीं होगा, या कितना खतरा होगा, या ऑपरेशन कितना ज़रूरी है, रिस्क वर्सेस बेनिफिट, ये देख के हमेशा ऑपरेशन होता है। और ये अकेले का काम नहीं होता, एक पूरा टीम वर्क होता है, डॉक्टर्स का टीम होता है, स्टाफ का टीम होता है, सबका टीम वर्क होता है, सब मिलजुल के डिस्कस करते हैं, और साथ में एफर्ट फिर जब ऑपरेशन करना होता है वो भी सब मिलजुल के होता है। जी। तो एनेस्थीसिया से पहले सारे टेस्ट करने होंगे, और सारी टेस्ट की जो रेंज है या वैल्यू है वो नॉर्मल होनी ज़रूरी है, नॉर्मल होनी ज़रूरी है, पर हर एक मरीज का रेंज नॉर्मल नहीं हो सकता, और किसी किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत जल्दी होती है, तो उनके लिए हम थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज करते हैं, कुछ हद तक ऑप्टिमाइज हो गया, पूरा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम रिस्क कम होता है, रिस्क ज़्यादा होता है तो भी ऑपरेशन करते हैं, उसमें हम दवाइयाँ थोड़ी ऊपर नीचे, ड्रग का डोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डोज देते हैं, मॉनिटरिंग होता है, एनेस्थीसिया में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग करते 8-9 साल से पता चल जाता है कि किसको क्या कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क है, क्या नहीं है, फिर भी कॉम्प्लिकेशन तो होते हैं। मतलब कौन कौन से आप टेस्ट करवाते हैं? या टेस्ट हम करवाते हैं, रूटीन टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें मेन होता है हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और WBC काउंट, जिसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, और हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन से हमारा पता चलता है हमारे शरीर में खून कितना है, खून में ऑक्सीजन जाएगा तो शरीर चलेगा, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो फिर ब्लड लॉस हो गया तो हमें खून की जरूरत पड़ सकती है, वो हीमोग्लोबिन से पता लगता है। बाकी हमें ऑर्गन्स की जरूरत होती है जांच की, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं कि ब्लड पतला है कि नहीं है, तो ऑपरेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, शुगर जांच करना पड़ता है, ECG मैंडेटरी होता है, छाती का एक्सरे करते हैं बेहोश करने के लिए कि छाती में कोई लंग डिजीज तो नहीं है। PAC का एक टेस्ट के लिए एनेस्थेटिक का इंतजार करते हैं, इसमें आप क्या क्या चेक करते हैं सर? PAC में हम मरीज का पूरा हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, खून के जांच, एनेस्थेटिक कंसिडरेशंस होते हैं, ये होते हैं रिस्क कंसिडरेशंस कि मरीज को क्या क्या रिस्क है, वो हमारा काम होता है उसको बताना और उनको रिस्क को समझाना और सही करना, ये रिस्क है, इसके हिसाब से हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। और फिर होता है एनेस्थीसिया मैनेजमेंट, जो हम PAC करी हमने, प्री एनेस्थीसिया चेकअप, उसके बाद हम ऑपरेशन कैसे करेंगे उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट या प्लान बनाते हैं कि इस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा, इसमें ये चीजें दी जाएंगी, हम ऐसे करेंगे तो ये ऑपरेशन इस तरह से सही चलेगा। प्लान सेट करते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये GA होता है, जनरल एनेस्थीसिया, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जनरल एनेस्थीसिया होता है पूरा बेहोशी, जो हम मरीज को समझाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में मरीज को पूरा बेहोश करते हैं, पैरालाइज करते हैं, शरीर से ऊपर से लेके नीचे तक। उसमें होता है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, जिसमें हम एनेस्थेटिक ड्रग्स देते हैं, जिससे मरीज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया फॉलो कर करके सो जाता है, और उसके बाद हम उसको एक नली डालते हैं जिससे हम मशीन से लगा के उसको ऑक्सीजन दे सके ताकि उसका रेस्पिरेशन चले, जिसके वजह से धड़कन चलेगी। उसके बाद ऑपरेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेज इज इंडक्शन, जिसमें हमने पेशेंट को स्लीप इंड्यूस किया। फिर वो ऑपरेशन के दौरान पूरे समय बेहोश रहना चाहिए,
उसके लिए हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा एनेस्थीसिया, तो उसको बोलते हैं मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस के बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, फिर आता है मरीज को होश में वापस लेके आना, उसको बोलते हैं रिकवरी या एक्सट्यूबेशन, जो मरीज को नली निकाल देते हैं, फिर मरीज होश में आता है। बस ये 3 स्टेज होते हैं, ये पूरा आखिरी तक। और उसके बाद आगे मरीज जब ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में जाता है या आईसीयू में जाता है, तो वहां तक हमें देखना पड़ता है। तो कैसे कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को जो एनेस्थीसिया है उसका असर आ चुका है? पता चला कि सर्जन ने सर्जिकल ब्लेड चला दी और पेशेंट फिर जाग गया। पेशेंट तो हम पूरा बेहोश करते हैं। अगर हमने जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो बेहोश होने के बाद ही कुछ आगे बढ़ता है। तो पेशेंट तो पैरालाइज हो जाता है, तब उसको कुछ नहीं होगा। सुन करते हैं तो सुन करने के लिए हम चेक करते हैं, लेवल्स होते हैं बॉडी के ना, डर्मेटोम्स होते हैं, नर्व्स। तो अलग अलग डर्मेटोम के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे लेवल ऑफ एनेस्थीसिया है, कि असर आया भी है कि नहीं आया है। असर चेक करने के लिए हम चेक करते हैं, 2 तरह के बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी मतलब जो दर्द हुआ या कुछ पता चला, मोटर मतलब जो हम चलते फिरते हैं, जो पैरालाइज किया तो मोटर चला गया, तो मरीज हाथ पैर नहीं उठाएगा, मतलब कि असर आ रहा है। और मरीज को हम अगर सुई चुबाएंगे तो उससे हमें सेंसरी सेंसेशन पता लगेगा। सुई चुबा के हम पता करते हैं, नहीं चुभ रही तो मतलब असर आ गया। अगर मरीज चिल्ला रहा है बहुत जोर से तो फिर तो दोबारा कितने देर बाद असर आ जाता है इंड्यूस करने के तुरंत बाद असर आ जाता है। दवाइयों का असर क्या है, खून में से है, हम सब देते हैं इंट्रावीनस। दवाइयां जाएंगी हार्ट तक, हार्ट से जाएंगी सर्कुलेट होंगी, इसको लगता है 30 से 35 सेकेंड, एक सर्कुलेशन टाइम। 1 मिनट से भी कम है हार्ट ब्रेन सर्कुलेशन, हाँ 1 मिनट से कम में पूरा इंसान बेहोश हो जाता है। पैरालाइज होने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद हम नली डालते हैं और फिर उसको सांस की मशीन पे डालते हैं। और फिर ऑपरेशन बहुत तरह के होते हैं, अलग अलग पोजीशन होते हैं मरीज के, तो पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग मैनूवर्स करने पड़ते हैं ताकि मरीज को कोई दिक्कत ना हो। मतलब 30 सेकंड से लेकर के 3 मिनट के बीच में मरीज पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा, पैरालाइज भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। एनेस्थीसिया से रिलेटेड कुछ लीगल या एथिकल एस्पेक्ट्स? कुछ लीगल और एथिकल एस्पेक्ट्स तो रहेंगे। एनेस्थीसिया सबसे रिस्की ब्रांच है, वन ऑफ द रिस्की ब्रांच, तो उसमें खतरे ज़्यादा है, तो लीगैलिटी ज़्यादा है। ये मेडिको लीगल होता है। जैसे हम बेहोश करते हैं या हमने सुन किया, हम मरीज को रिस्क बता देते हैं, पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। और किसी को रिस्क ज़्यादा होता है, किसी को रिस्क कम होता है, पर एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एनेस्थेटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मरीज को सेफली ऑपरेशन में लेके जाए और सेफली बाहर लेके आए। उस दौरान कुछ भी हो तो लीगैलिटी फेस करनी पड़ती है। उसमें हमारी गलती भी हो सकती है, हमारी गलती नहीं भी हो सकती। कुछ नोन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कुछ अननोन कॉम्प्लिकेशन होते हैं, सब जो चांसेस होते हैं। कुछ होता है नेग्लिजेंस, यहाँ आता है मेडिको लीगल। यहाँ जैसे एनेस्थेटिस्ट ने नेग्लिजेंस किया, मैंने दवाई दी, कोई गलत दवाई दे दी या कोई एक्सपायर्ड दवाई दे दी या दवाई देके मैंने छोड़ दिया मरीज को, मरीज फिर, तो ये हमारी निग्लेक्ट है। इस पे लीगैलिटी का कोई पॉइंट बनता है। बाकी चीजें तो कॉम्प्लिकेशंस होती रहती है। बाकी रिस्क तो आप पहले ही एक्सप्लेन करते हैं, कंसेंट होता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, जिसमें मरीज को सब कुछ बताया जाता है। कभी ऐसा भी हुआ कि पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया दिया और उसका असर ही नहीं आया? ऐसा होता है, ज़्यादा बार वो खुद की ही गलती होती है कि हमने सही तरीके से या सही ड्रग का असर ना आया, उस तरीके से नहीं दिया या जल्दी में दे दिया। और ये भी होता है, स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं तब होने के रिस्क होते हैं। उसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम दोबारा इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हम जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं हम लिमिट में यूज़ करते हैं, उसके बॉडी की लिमिट ज़्यादा होती है, तो हम वी कैन रिपीट। और कुछ लोग होते हैं, जैसे एक होता है जिनको स्कॉर्पियन काटता है, उनको स्पाइनल इंजेक्शन का असर नहीं होता कई बार। ऐसे मैंने कुछ मरीज देखे जिनको स्पाइनल इंजेक्शन लगाया, अगर हम चाहते हैं कि सुन करना है, वरना बेहोश करने के लिए हर एक मरीज बेहोश हो सकता है। बेहोश होने के बाद वो बचे ना बचे वो उसके खतरे पे है, पर बेहोश हर मरीज हो सकता है। सुन कुछ मरीज शायद ना हो सकते। मैंने सुना जो लोग नशा करते हैं उनमें लेट असर आता है, ऐसा? जो लोग नशा करते हैं उनको बेहोश करना भी मुश्किल है। अच्छा। उनमें दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती है और दवाइयों के बाद उनका उठना में समय ज़्यादा लगता है। जिनको बाकी बीमारियाँ ज़्यादा है, जैसे थायराइड की बीमारी होती है, तो थायराइड की बीमारी के मरीज को अगर हमने थायराइड सही नहीं किया और हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया तो मरीज का उठना थोड़ा मुश्किल होता है, समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है उठने में। तो पेशेंट को एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी करते समय आपके लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ रहती हैं? हमारे लिए चुनौती तो 2 है, एक है सर्जन और दूसरा है पेशेंट। तो पहले हमारा मतलब होता है पेशेंट से, पेशेंट को हमने समझा दिया तो हमारा काम हो गया। पेशेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमारी चुनौती बस उतनी ही है, बाकी तो अपने ऊपर है, अपने आप को भी कंट्रोल करना है। ये 3 चुनौतियां होती है।
बाकी जो मरीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो तो हम सीखते हैं मैनेज करना, और उस सबकी क्षमता पे कभी मैनेज होता है, कभी देर से मैनेज होता है, कभी मैनेज नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट को सर्जरी से इतना डर होता है कि जैसे ही पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में एंटर करता है तो अचानक बीपी बढ़ जाता है। कई बार पेशेंट वापस वार्ड में भी भेजे जाते हैं, पल्स रेट बढ़ जाता है, घबराहट हो जाती है, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? पहली बात, ऐसा तो अक्सर ज़्यादातर मरीज के साथ होता है। 80 to 90% जो ऑपरेशन थिएटर में आते हैं उनको घबराहट होती है। पर क्या होता है, प्री एनेस्थीसिया मेडिकेशन होता है एक, जो हम ऑपरेशन के पहले या पहली रात को या सुबह देते हैं। एक होता है एंटासिड, जो स्ट्रेस और एंजाइटी होता है उसके वजह से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो वो कम करने के लिए हम एंटासिड देते हैं। और एक एंजाइटी के लिए देते हैं हम एंटी एंजाइटी ड्रग, वो एल्प्राजोलम हो गया जो मोस्ट कॉमनली दिया जाता है, वो देते हैं ताकि वो घबराहट कम हो। घबराहट कम होगी तो बीपी नॉर्मल रहता है। कभी ऐसा भी हुआ कि सर्जरी स्टार्ट होगी और कुछ टाइम बाद बीच में पेशेंट जग गया, हलचल करने लग गया? हाँ, ऐसा तो होता है। जैसे मैंने बताया कि जनरल एनेस्थीसिया जो होता है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। दूसरा स्टेप जो मेंटेनेंस था, उसमें बेहोशी मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उस मेंटेनेंस में हमने दवाइयाँ थोड़ी ऊपर नीचे करी तो मरीज उठ सकता है या ज़्यादा बेहोशी में जा सकता है, तो उसमें हमें मेंटेनेंस में ध्यान रखना पड़ता है। कई बार होता है कि जैसे पायलट प्लेन उड़ाता है, उसका काम है पहले टेक ऑफ, वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। उसके बाद होता है ऑटो पायलट, उड़ना है, उसमें उसका कोई काम नहीं। उसके बाद है लैंडिंग, उसमें उसका मेन काम है कि सही से उतरना है। तो एनेस्थेटिस्ट और पायलट में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले हमें मरीज को बेहोश करना है, वो डिफिकल्ट। मेंटेनेंस वो भी ऑटो पायलट की तरह होता है, पर पायलट की तरह नहीं होता, डॉक्टर वाले पायलट की तरह होता है। उसमें देखते रहना पड़ता है। यहाँ गलती हो सकती है, पायलट की शायद गलती नहीं भी हो सकती। फिर होता है एक्सट्यूबेशन या रिकवरी, वो भी एक डिफिकल्ट स्टेप है, उसमें भी ध्यान देना होता है। तो ज्यादातर डॉक्टर्स या एनेस्थेटिस्ट जो है वो मेंटेनेंस के दौरान ध्यान खो सकते हैं। जो मॉनिटरिंग वाला पार्ट होता है तो उसमें मरीज उठ सकता है। क्या होता है कि हम मसल रिलैक्सेंट और बेहोशी कंटिन्यूअस देते हैं, इन्फ्यूजन चलता है, मशीन के थ्रू चलता है, तो मरीज का उठना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मेंटेनेंस में एनेस्थेटिस्ट, ज्यादातर लोग ऑपरेशन थिएटर में ऐसा ही फैला है कि एनेस्थेटिस्ट फोन पे गेम खेलते रहते हैं। तो इसीलिए गेम खेलते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, मशीन की आवाज बजती रहती है, सुनते रहते हैं। सालों से सुनते सुनते बॉडी और सिस्टम और माइंड ट्यून हो जाता है, तो आदत पड़ जाती है। पर इसमें गलतियां हो सकती है, तो मरीज उठ जाता है बीच में। उठना मरीज का सही नहीं है, उससे बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, सर्जन को ऑपरेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, ऑपरेशन के दौरान कोई बड़ी भूल हो सकती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है कि मरीज नहीं उठता। और ये अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, ये अवेयरनेस हुई, या मरीज ऑपरेशन में, ऑपरेशन हो रहा है, मरीज बेहोश है, उठा भी नहीं है, पर ऑपरेशन के बाद उठ के बोलता है कि मुझे ऑपरेशन में सब कुछ पता चल रहा था। ये एक एनेस्थेटिस्ट की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अवेयरनेस, जो अनकॉन्शियस होना है कि उसको कुछ भी फील ना हो, कुछ भी पता ना चले, कुछ भी याद ना रहे, इसके लिए हमें दवाइयाँ देनी बहुत जरूरी है, ये भूल ना हो। तो एनेस्थीसिया के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स तो होते हैं, जैसे बेहोशी, जनरल एनेस्थीसिया के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो हम बेहोशी की दवाई देते हैं वो दिमाग में जाती है। कुछ कुछ गैसेस होती है, नाइट्रस गैसेस, जो बॉडी में डिजोल्व कर सकती है, जिनका अब स्टडी हो रहा है साइड इफेक्ट्स का, जो आगे बच्चों में यूज़ करना या प्रेग्नेंट औरतों में यूज़ करना वो डिफिकल्ट होता है। उसमें थोड़े जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। ये स्टडीज चल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स तो दवाइयों की वजह से होते हैं, वो हर एक मरीज के अलग अलग हो सकते हैं, किसी को ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? मोस्टली होता है नोजिया, उल्टी आने का एहसास, नोजिया या उल्टी हो ही जाना, वॉमिटिंग, दर्द, सर घूमना, चक्कर आना, स्किन में रैशेस पड़ना, एलर्जी होना दवाइयों से। ये दवाइयों के जो रिएक्शंस है वही सब रिएक्शंस है। लंबे समय के लिए जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो बेहोशी के, अगर कोई इंसान जिसको दिमाग की दिक्कत है, कोई बुजुर्ग इंसान हो जिसको भूलने की बीमारी हो या कुछ समझता ना हो, या किसी को दिमाग का चोट लगा है या बचपन से ही दिमाग की बीमारी है, उनको हम बेहोशी की दवाई दें, हम या बेहोश करें, तो उनका बेहोशी के बाद क्या होना है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उनको आगे दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में, याद करने में दिक्कत, बोलने चालने में दिक्कत, पैरों में हाथों में कमजोरी हो सकती है। ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम लोगों को दिखता होगा। मैंने आज तक अपने एनेस्थीसिया के एक्सपीरियंस में कभी नहीं देखा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स।
शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स तो हर दूसरे तीसरे मरीज को होता है, वो सबसे कॉमन है नोजिया। तो सर्जरी की बात पेशेंट कितने देर बाद होश में आ जाते हैं? अगर ऑपरेशन रीजनल एनेस्थीसिया में है तो मरीज होश में ही रहता है। हमने बेहोश किया है तो ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज होश में आ जाता है। जैसे दवाइयाँ चल रही है, जैसे मैंने बताया लैंडिंग करनी है तो करनी है, होश में तो लाना ही है मरीज को। तो ऑपरेशन चलते चलते जैसे ऑपरेशन खत्म होने वाला होता है, हमारे मशीन होती है, एनेस्थीसिया गैसेज होते हैं, उनको हम कम करते हैं, फिर धीरे धीरे बंद करते हैं, और समय के अकॉर्डिंगली वो एक रिवर्सल एजेंट होता है जो हमने मसल पैरालिसिस किया उसको हम उल्टा करते हैं, तो मसल की ताकत वापस आती है, सारी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, धीरे धीरे मरीज होश में आता है। इसको 3 से 5 मिनट लगता है और उसके बाद मरीज होश में आ जाता है। हम सांस की नली निकाल देते हैं। एक प्रोसेस होता है, मरीज से हम पूछते हैं आंखें खोलो, हाथ उठाओ, इससे हमें पता लगता है कि मरीज की सारी चीजें वापस आ रही है, कमांड फॉलो कर रहा है, तो वो होश में आ रहा है। 3 से 5 से 10 मिनट मरीज के अकॉर्डिंग, कोई बीमारी है जैसे मैंने बताया थायराइड की बीमारी है तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता है। कभी कभी क्या होता है कि मरीज होश में नहीं आ रहे होते और हमें पता नहीं चलता कि क्या कारण है, या पता होता है कि ज़्यादा समय लग सकता है। गायनी के मरीज होते हैं, कुछ दिमाग के मरीज होते हैं जिनको स्ट्रोक आया है या सीजर की डिसऑर्डर है, तो उनको होश में आने में समय लग सकता है। तो उनको हम एनेस्थीसिया की दवाइयाँ उसे हटा देते हैं और हम सांस की मशीन पे रखते हैं, वेंटिलेटर पे ही रखते हैं, और फिर हम वेट करते हैं कि वो कब होश में आए, और जैसे ही होश में आता है फिर हम सांस की नली निकाल के उनको फिर रिकवरी रूम में रखते हैं। पोस्ट ऑप के बाद मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए? पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? पोस्ट ऑप बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे ऑपरेशन होता है, अगर मरीज बेहोशी के बाद ऑपरेशन में गया है, ऑपरेशन से बाहर गया है, तो उसको वापस बेहोशी आ सकती है क्योंकि मरीज नींद में है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सांस लेना। अगर मरीज सांस नहीं ले रहा, उसका ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी इज पेन एंड ब्लीडिंग, जो खून बहता है अगर कोई ऑपरेशन के दौरान, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है। ये हमें पोस्ट ऑप में ध्यान देना है, डॉक्टर को, स्टाफ को, ताकि ये सब साइड इफेक्ट जो कॉम्प्लिकेशंस है ना हो। उल्टियाँ होती है उसकी दवाइयाँ देनी है, एंटी एमेटिक मेडिकेशन जो देते हैं, और जो दर्द होता है उसकी दर्द की दवाई देनी है। बीपी बढ़ जाता है कई बार ऑपरेशन के बाद तो बीपी की दवाई देनी है। शुगर चेक करना होता है, खून की जांच करानी होती है, ब्लीडिंग ज़्यादा हुआ है अगर ऑपरेशन के दौरान तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा पेन की कंप्लेंट कौन से सर्जरी के पेशेंट करते हैं? सबसे ज़्यादा पेन होता है जनरल एनेस्थीसिया के बाद। जनरल एनेस्थीसिया के ऑपरेशन होते हैं, पित्त की थैली के ऑपरेशन होते हैं, गले के ऑपरेशन होते हैं, या चेहरे के ऑपरेशन होते हैं, या कोई भी ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में होता है। जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द की दवाई की जरूरत है, वरना उसको दर्द होता है। तो दर्द हर मरीज को होता है। सबसे ज्यादा दर्द वो भी मरीज के ऊपर है। किसी किसी को बहुत छोटा ऑपरेशन है और उनको शायद बेहोश ना भी किया हो तो भी उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है, और किसी किसी का पूरा ऑपरेशन हो जाता है पेट फाड़ के, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं दिया फिर भी दर्द नहीं होता। बॉडी पे भी बॉडी पे लोगों की उस पे फैक्टर्स है कि कितना ज्यादा वो झेल सकते हैं दर्द, पर हमें दवाइयाँ देनी होती है, दर्द कम करना होता है, मरीज के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके। बच्चों में एनेस्थीसिया कैसे देते हैं? काफ़ी कॉम्प्लिकेशन, काफ़ी टफ रहता होगा। बच्चों में रिस्क ज़्यादा होता है ऑपरेशन करने का, उनको बेहोश करने में रिस्क ज़्यादा है, उनकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम होती है, उनके बहुत सारे जो दिमाग के सेल्स है और जो किडनी या लिवर है, जैसे जैसे न्यू बॉर्न पैदा होने से लेके 1, 2, 3 साल तक वो धीरे धीरे बनते हैं, तब तक उनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, पूरी तरह से डेवलप हो रहे होते। उस समय हम कुछ दवाई दे तो उनको असर ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। वो नॉलेज होनी चाहिए पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया की, और उसके बाद एनेस्थीसिया दे सकते हैं। बच्चों को आजकल हम सुन करके भी एनेस्थीसिया देते हैं कि बेहोश ना करना पड़े, अलग अलग तरीके, पर उनका खतरा ज़्यादा होता है, उनमें ध्यान ज़्यादा देते हैं क्योंकि बच्चे अकेले ऑपरेशन कराने नहीं आते, बच्चे माँ और बाप के साथ आते हैं, तो माँ बाप का भी ऑपरेशन होता है, तो उनका ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है बच्चों का। तो LSCS यानी कि सिजेरियन डिलीवरी में महिलाओं को कैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है? LSCS में महिलाओं को हम स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं। LSCS होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। माता को सुन करने के बाद बच्चे की डिलीवरी 5 मिनट के अंदर होनी चाहिए, तो हम सुन करते हैं, स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं और सुन हो जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेट करते हैं। दे हैव टू बी वेरी फास्ट क्योंकि जो दवाइयाँ देते हैं हम एनेस्थीसिया की दवाई देते हैं वो माँ से बच्चे तक जा सकती है, तो उसके लिए जल्दी ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। कई महिलाओं में ये कंप्लेंट रहती है कि
जैसे ही उनका LSCS हो गया, सिजेरियन डिलीवरी होगी, तो उसके बाद कमर में दर्द की काफ़ी शिकायत रहती है। महिलाएं कहते हैं कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद ही मुझे कमर दर्द शुरू हुआ। क्या ये इंजेक्शन का ही, एनेस्थीसिया का ही साइड इफेक्ट्स होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये बहुत कॉमन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हम बैक में लगाते तो हैं, बट वो हम हड्डियों के बीच में लगाते हैं। और एक सुई होती है, सुई हाथ में भी लगती है, हड्डी में भी लगती है। उससे इतने बड़े कमर का दर्द नहीं होता। अगर बार बार सुई लगाई, बहुत ज्यादा हमने हड्डी में दिक्कत हुई, तो दर्द होने का रिस्क होता है। औरतों को दर्द क्यों होता है? जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, 9 महीने तक बच्चा रहता है पेट में, उनको इतना वजन लेके चलना पड़ता है, और कमर की जो स्पाइन है वो और टेढ़ी हो जाती है। लॉर्डोसिस बोलते हैं, लंबर लॉर्डोसिस उनका और बढ़ जाता है, जिसके वजह से उनको दर्द ऑपरेशन के बाद और ज्यादा होता है। और ये क्रॉनिक पेन है, ये 4 साल 5 साल तक रह सकता है। इसका इलाज एक्सरसाइज और फिटनेस है। एनेस्थीसिया का कारण ढूंढना नहीं है। एनेस्थीसिया के कारण से भी होगा तो उसका भी इलाज फिटनेस और एक्सरसाइज ही है। आजकल नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए ताकि महिला को बिल्कुल भी दर्द ना हो। तो ये कौन सी टेक्निक है? आजकल ये नई टेक्निक है जिसमें हम जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, जब गर्भवती महिला को जब सबसे ज्यादा दर्द होता है, उसी समय हम एक एपिडुरल इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे हम एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं। और वो ना एपिडुरल कैथेटर होता है, जिससे हम बीच बीच में उनको वो दवाई दे सकते हैं, जिस दौरान उनको दर्द नहीं होगा। जिस दौरान वो दर्द नहीं होगा तो वो चल फिर सकते हैं। चलने फिरने से क्या होता है कि बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होने का पोजीशन अच्छा बनता है, तो महिलाओं के लिए अच्छा होता है। आजकल की महिलाएं को दर्द थोड़ा सहने की शक्ति कम है, तो वो लेट जाए या ऐसा कुछ हो तो बच्चों की डिलीवरी में दिक्कत ज़्यादा होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, वो पुश नहीं कर पाते। इसलिए ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए टेक्निक बनाई गई, जिसमें दर्द ना हो, जिसमें वो चल फिर सके। इसको बोलते हैं वॉकिंग एपिडुरल, जिसमें हम एपिडुरल कैथेटर लगा के छोड़ देते हैं और बीच बीच में उनको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट या फिर ओपियोइड पेन किलर होता है एक, फेंटानिल, वो हम देते हैं, इंजेक्ट करते रहते हैं। तो इसमें डिलीवरी के दौरान दर्द बिल्कुल नहीं होता है? डिलीवरी के दौरान दर्द बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं दर्द होता। आराम से बच्चा निकलता है चलते फिरते। और अगर बच्चा नहीं भी निकल पाया तो उसी हम एपिडुरल से हम उनको स्पाइनल इंजेक्शन लगा के हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ये उनका फायदा होता है एपिडुरल लगाने का। छोटे मोटे घावों को स्टिच करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, या छोटे कट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कितनी देर तक इसका असर रहता है? लोकल एनेस्थीसिया तो छोटी मोटी सुन करने के लिए दिए जाते हैं। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हम स्पाइनल में भी देते हैं और हम लोकल इंजेक्शन में भी देते हैं। वो कुछ होते हैं शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, कुछ होते हैं लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। एक होता है लिग्नोकेन, जो मोस्ट कॉमनली दिया जाता है, वो है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, जिसका असर 1 से 2 घंटे तक रहता है मैक्सिमम। दूसरा होता है ब्यूपीवाकेन, एक लोकल एनेस्थेटिक है, जो हम मोस्ट कॉमनली स्पाइनल इंजेक्शन में यूज करते हैं। उसका असर लंबा होता है 4 से 5 घंटे तक। तो लोकल एनेस्थेटिक का असर 1 घंटे से लेके 5 घंटे तक हो सकता है, और उसके बाद हम और दवाई दे सकते हैं, उसके बाद वापस सुन कर सकते हैं। उसका एक मैक्सिमम डोज होता है, उस डोज से हम ज़्यादा जाएंगे तो साइड इफेक्ट होती है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स बहुत ही रिस्की दवाइयाँ होती है, तो बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए, खून की नसों में ना जाना चाहिए, वरना उनके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस। लिग्नोकेन जो सुन करने के लिए देते हैं, उससे दौरा आ सकता है और हार्ट की बीमारी हो सकती है और हार्ट अटैक आ सकता है। एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में आपके अभी तक के कैरियर में, लाइक ट्रेनिंग पीरियड से पीजी से लेकर के अभी तक, कोई ऐसी विचित्र घटना कभी हुई हो आपके साथ? एनेस्थीसिया में विचित्र घटना तो रोज ही घटती रहती है, बट मेरे साथ एक ट्रेनिंग के पहले साल के पहले महीने में ही हुआ था। हम जाते हैं, ट्रेनिंग सीखते हैं। पहले ना एनेस्थेटिस्ट को सिर्फ हॉस्पिटल में ना सिर्फ देखना होता है कि ऑपरेशन कैसे चल रहा है। 1 हफ्ते सिर्फ दिखाएंगे सीनियर्स, आपको दवाइयाँ बोलेंगे चेक करो, सब मशीन चेक करो, सिर्फ देखते ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें टच करने नहीं देते मरीज को, वरना हम मरीज के साथ कुछ गलत कर सकते हैं। तो वो ट्रेनिंग पीरियड में फिर सिखाते हैं। इंट्यूबेशन एक टेक्निक होती है जिससे ना मरीज की जान बचाई जा सकती है, जिसको सांस दिया जा सकता है। तो एक समय था, मैं ड्यूटी कर रहा था, मेरे साथ मेरी सीनियर मैडम थी, वो ड्यूटी कर रहे थे, और एक माता जी थी 84 साल की, उनको हार्ट अटैक हुआ था और हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में उनका एंजियोप्लास्टी होना था। तो एनेस्थेटिस्ट की जरूरत होती है, स्टैंड बाई एनेस्थेटिस्ट की। अगर उस दौरान किसी को मरीज को कुछ हो तो उनको इंट्यूबेट करने के लिए और ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई एनेस्थेटिस्ट हमेशा रहता है।
तो मेरी जो सीनियर मैडम थी वो उस दौरान बिजी थी, उनको मरीजें देखने थे, तो उन्होंने बोला आप एक बार चले जाओ, कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो जैसा मेरे सीनियर ने बोला गुरु की बात सुन के मैं चले गया। वहाँ चले गया तो मैंने देखा कि कार्डियोलॉजिस्ट है, वो बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस्ड कार्डियोलॉजिस्ट है और उनको लगता है कि सबको सब कुछ आता है। और उन्होंने देखा कि एनेस्थेटिस्ट आ गए, उन्होंने बोला आइए खड़े रहिए, हम इनका अभी एंजियोप्लास्टी करेंगे, इस दौरान इनका थोड़ा ऊपर नीचे बीपी नीचे होगा, सांस जाएगी तो आप इंट्यूबेट कर देना। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने सोचा कि ठीक है सर, हम कर देंगे, जो होगा आप करो। तो जैसे ही उन्होंने बोला और उसके बाद उन्होंने तुरंत शुरू किया, और उनकी बातें जो थी ना वो मैं सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद कुछ नहीं होगा, सब बोलते हैं पता होना चाहिए कुछ नहीं होगा। पर जैसे उन्होंने शुरू किया और जैसे उन्होंने वो स्टेंट डालने की कोशिश करी, माता जी का बीपी हो गया फॉल, कोलैप्स, और सांस बंद, और एकदम इमरजेंसी, और कार्डियोलॉजिस्ट पैनिक में आ गए। उन्होंने बोला कि इंट्यूबेट करो। और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, मैं बहुत घबरा गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अभी मैं पहले क्या करूं, पहले सीनियर को बुलाऊं कि कार्डियोलॉजिस्ट को बताऊं कि मुझे नहीं पता क्या करना है, कि मैं जो करना है कर दूं। पर वो 2 सेकंड में इतना समय ही नहीं होता और वो जान बचानी थी, तो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स उठाए और इंट्यूबेट कर दिया, मतलब भगवान की दया से इंट्यूबेट कर दिया। कैसे किया मैं आज तो नहीं बता सकता क्योंकि मुझे याद नहीं है, बस कर दिया। और वो माता जी तुरंत बच गई, तुरंत उनकी धड़कन चालू हो गई, उनको ऑक्सीजन मिल गया, उन्होंने दवाई दे दी, एड्रेनलिन जो दवाई देते हैं, और माता जी बच गई। इस दिन मुझे पता चला कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ, जिससे वजह से कोई जान बच भी सकती है और कोई जान जा भी सकती है। और वो 2 सेकंड से लेके 2 मिनट या कितने भी समय का खेल हो सकता है। वो बहुत एड्रेनलिन रश जो मिलता है, इमरजेंसी फील है, वो बस अभी तक याद है। बाकी तो ये अब नहीं फील होता, वो पहले ही फील हुआ था, क्योंकि अभी हम देखते रहते हैं तो अब बिल्कुल फील नहीं होता। बट मुझे खुशी है कि मुझे वो फील हुआ। चलो, मतलब लाइफ सेव करी आपने उस दिन। बट वो घटना ने मुझे बहुत खुशी दी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब आपको उस दिन लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ? मैं सही ट्रैक पे हूँ और बहुत कुछ सीखना चाहिए और जिंदगी भर सीखना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना कीमती समय दिया और हमारी ऑडियंस को एनेस्थीसिया के बारे में सब कुछ बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, और मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ नॉलेज आपके ऑडियंस को शेयर कर सका आपके मंच पर आके, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।